तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। पिछले 2 दिनों से लगातार एक कहानी मैं आपको सुना रहा था मानव शर्मा की। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कहानी में अभी कोई खास अपडेट निकल के सामने नहीं आई है। मीडिया के कैमरे और प्रिंट मीडिया की कलम दोनों ही मानव शर्मा की उस केस से हट चुके हैं। उम्मीद थी कि बड़े बड़े चैनल इस घटना को कवर करेंगे, लेकिन किसी ने किया भी नहीं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि पहले ही घटना हुई तो लोगों ने थोड़ा तवज्जो दी, दूसरी घटना हुई तो सबको लगा यार कि अब तो रोज ही होगा, कौन ध्यान देगा। और यही चीज़ हो गई, किसी ने भी इस बारे में कोई खास जिक्र नहीं किया। खैर, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी बड़ी हैरान करने वाली है। अगर जितनी कहानी निकल के सामने आई, अगर उस कहानी को हम सच मान लें तो ये जज नहीं किया जा सकता कि आदमी किस पोस्ट पे है, और जिस पोस्ट पे है क्या उस पोस्ट लायक उसकी बुद्धि या फिर उसका दिमाग है या नहीं, या फिर उसके मन में कितना पाप, कितना आडंबर, कितना छल, कितना कपट, कितना व्यभिचार भरा हुआ है, ये हम जान नहीं सकते। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आप पूरी कहानी सुनिए। कहानी रोहतक की है। रोहतक में एक जगह लगती है सांपला, और इसी सांपला पे एक बस स्टैंड है। और बात 1 मार्च साल 2025, यानी आज से 2 दिन पहले 1 मार्च साल 2025 इसी सांपला बस स्टैंड के पास 11 बजे का वक्त रहा होगा। 11 बजे सुबह सुबह तमाम लोग इकट्ठा थे। इसी दौरान किसी राहगीर की नज़र झाड़ियों में पड़े एक सूटकेस पे पड़ती है। अब एक सूटकेस बिल्कुल नया, वो भी बंद। वो देखता है, देखने के बाद उसे थोड़ा अजीब लगा कि शायद किसी यात्री का सूटकेस शायद यहाँ पे गिर गया है। एक काम करो, इसको सौंप दो बस वाले, क्या पता अनाउंसमेंट करे और वो आके ले जाए। बहरहाल उसने सोचा चलो 2-4 लोगों को और दिखाते हैं। उसने 2-4 लोगों को और कहा कि भाई देखो वहाँ एक सूटकेस है। अब 2-4 लोगों ने देखा, इसी बीच 10-12 लोगों तक बात पहुंची। किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, और हर बस स्टैंड के पास पुलिस या फिर 1-2 सिपाही तो तैनात ही होते हैं कि कोई अव्यवस्था न हो। पुलिस आती है, आने के बाद उस सूटकेस को बड़ी सफाई से बाहर निकालती है। वजन से ही पता चल रहा था कि सूटकेस में कोई भारी चीज़ है, और धड़कनें बढ़ी। उसके बाद उस सूटकेस को खोला गया, और जैसे ही सूटकेस को खोलते हैं सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है, क्योंकि अंदर एक लड़की ठूंसी हुई मरी पड़ी थी। अब जैसे ही एक नौजवान लड़की की लाश उस सूटकेस में सुबह सुबह 11 बजे निकलती है, तमाम लोग देखने के बाद दंग रह जाते हैं कि ये क्या। फ़ौरन उसकी तस्वीरें खींची गई। पुलिस वाले उस बॉडी को चेक करते हैं, फ़ौरन सबको हटाते हैं, जहाँ वो सूटकेस मिला उस जगह को तलाशते हैं। भाई पहला सवाल तो यही था कि आखिर ये लाश किसकी है। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं, तफ्तीश करते हैं, सबसे पूछते हैं कि किसी ने कुछ देखा, फेंकते हुए देखा, लेकिन ना ही कहीं कोई सबूत, ना ही कहीं कोई सुराग, ना किसी ने फेंकते हुए देखा, ना ही किसी ने कुछ और संदिग्ध चीज़ देखी। बहरहाल पुलिस वाले उस बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। साथ ही उस सूटकेस समेत तमाम अलग अलग चीज़ों की तलाशी लेते हैं, लेकिन ना ही कोई चीज़ मिली, ना ही कोई जानकारी मिली। पुलिस वाले भी हैरान परेशान कि एक नौजवान लड़की की लाश और शिनाख्त भी नहीं हो रही। उन्होंने उस लड़की की तस्वीरें खींची और सोशल मीडिया पे शेयर कर दी, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्विटर पे, फेसबुक पे। लगभग 10 घंटे गुजर गए। 10 घंटों तक पुलिस वालों ने अपने तमाम घोड़े खोल दिए। आसपास के तमाम थानों में पूछा कि क्या कोई मिसिंग कंप्लेन दर्ज है। जवाब यही मिला कि नहीं, कोई कंप्लेन नहीं दर्ज है। अगल बगल के जिलों में पता किया कि कोई लड़की गायब है। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में तस्वीरें शेयर की, लेकिन ना ही कहीं कोई जानकारी, ना कहीं कोई सुराग, ना कहीं कोई सबूत। अब पुलिस करे क्या। इधर तस्वीरें एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन, दूसरे फ़ोन से तीसरे फ़ोन, ऐसी तैरती रही। थोड़ा सा वक्त गुजरा। इसी दौरान ये तस्वीर वायरल होते होते, शेयर होते होते वहाँ के रोहतक के जो विधायक हैं बीबी बत्रा, उनके पास पहुँच गई। उन्होंने ऐसी तस्वीर देखी और देखने के बाद बड़ा चौंक से गए। शायद उस लड़की को उन्होंने देखा था, लेकिन देखने के साथ साथ ऐसी जगह देखा था कि उनको हजम नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने पीए को बुलवाया
उससे कहा यार अगर मैं गलत नहीं होती, ये तो हिमानी नरवाल है। पीए ने भी ध्यान से देखा, उसने कहा हाँ साहब, इसको तो हमने सोशल मीडिया और अलग अलग न्यूज़ चैनल पे और सामने से भी कई बार देखा, ये तो कांग्रेस की बड़ी मशहूर नेता है। बहरहाल बीबी बत्रा ने फौरन कहा कि चलो चलते हैं। उसके बाद बीबी बत्रा वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद जब उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद पता चला कि ये तो वही है। यानी एक सूटकेस में कांग्रेस की एक बड़ी लीडर की लाश मिली थी। ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैलती है और जैसे ही फैलती फौरन सवाल जवाब, पक्ष विपक्ष, बीजेपी कांग्रेस तमाम एक दूसरे के सामने तलवार निकाल के खड़े हो जाते हैं। किसी ने कहा कि शासन व्यवस्था ठप है, किसी ने आरोप लगाया कि अपने ही नेता को मरवा दिया। बहरहाल ये तमाम चीज़ें चलती रही। इधर बॉडी की शिनाख्त हो गई, परिवार वालों को खबर गई। जब परिवार वालों को खबर गई तो परिवार में हिमानी का जो भाई था जतिन, उसने मीडिया के सामने कुछ और चीज़ें बोल दी। उसने कहा कि मेरी बहन यहाँ पे अकेले रहती थी और बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं का आना जाना था। अब ये बात जैसी भाई ने बोली, मामला और गंभीर हो गया। बीजेपी को मौका मिल गया, उसने कहा कि कांग्रेस ने ही अपना एक पत्ता काट दिया। बहरहाल ये तमाम चीज़ें चलती रही, लेकिन असल सवाल ये था कि कातिल कौन है और उसका मकसद क्या था। इधर जब बॉडी की पोस्टमार्टम की गई तब पता चला कि हिमानी की गला घोंट के हत्या की गई है और लगभग 12 से 14 घंटे पहले। बहरहाल पुलिस वाले अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले उस पूरे इलाके में लोगों से पूछताछ करते हैं, पता करते हैं। जब पूछताछ और पता किया तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, एक जानकारी हाथ लगी। दरअसल पुलिस वाले जब घर में जाते हैं तलाश करने के लिए, इस उम्मीद में कि चलो फ़ोन या फिर कुछ मिल जाए, तो हिमानी का फ़ोन भी गायब था। लैपटॉप के बारे में पता किया, पता चला लैपटॉप भी गायब। पुलिस वालों ने सोचा ये क्या मामला है। बहरहाल जो मैंने कहा कि ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ी, उस इलाके में काफ़ी कैमरे लगे थे। पुलिस वालों ने उन तमाम कैमरों को खंगाला। एक शख्स हिमानी की स्कूटी ले जाते हुए दिखाई देता है और साथ ही हिमानी का फ़ोन तो गायब ही था। लिहाजा पुलिस वालों ने हिमानी के फ़ोन को सर्विलांस पे लगाया। लगाने के बाद उसकी लोकेशन निकाली। इधर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उस स्कूटी सवार के बारे में पता किया। तमाम चीज़ें जब पता की तो पता चला कि ये फ़ोन जहाँ पे एक्टिव है वो जगह है कारनोंदा। फ़ौरन पुलिस की टीम कारनोंदा जाती है और वहाँ से एक सचिन नामक शख्स को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके जब पूछताछ करती है तो शुरू में सचिन इधर उधर की कहानी बताता रहा, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस जब अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलते हैं। सचिन भी बोलता है, बोलने के बाद अपनी पूरी कहानी बताता है और यहीं से फिर कहानी काफ़ी पीछे चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि सचिन की कहानी बताऊँ कि उसने कत्ल क्यों किया या फिर क्या वजह थी, मेन कहानी हम जान लेते कि हिमानी कौन थी। क्योंकि जब तक हम हिमानी के बारे में नहीं जानेंगे सचिन की तमाम बयान को हम नहीं समझ पाएंगे। और जो मैंने शुरू में बोला कि आदमी क्या है, इस बात का अंदाज़ा हम उसकी पोस्ट से नहीं लगा सकते, इस बात को भी सचिन के ही बयान ने प्रूव किया। ऐसा क्यों, तो पहले आप हिमानी की कहानी जानिए। हिमानी का जन्म इसी रोहतक के विजयनगर में होता है। हिमानी के जो फादर थे वो बीएसएफ में थे। उनका एक भाई था, माँ थी, एक छोटा भाई था जिसका नाम था जतिन। टोटल 4 लोग भरा पूरा परिवार, न किसी से कोई लड़ाई, न किसी से कोई झगड़ा। पापा बीएसएफ में थे, भाई भी ठीक ठाक कमा रहा था, छोटा भाई भी पढ़ने लिखने में होशियार, माँ भी बढ़िया घर चला रही थी, हिमानी भी बढ़िया तेज तर्रार। लेकिन इसी दौरान 10 साल पहले इस परिवार की खुशियों को न जाने किसकी नज़र लगती है। हिमानी का जो बड़ा भाई था उसका कत्ल हो जाता है। अब जैसे ही कत्ल हुआ पूरा परिवार बिखर गया। जवान भाई, जवान बेटा जब परिवार ने खोया, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बहरहाल जब ये तमाम चीज़ें हुई तो फिर हिमानी ने कहा कि हम परिवार को संभालेंगे। इसके बाद हिमानी एक्टिव ग्रुप से पॉलिटिक्स शुरू करते, कभी छोटे छोटे मामलों पे उसने आवाज़ उठाया, फिर धीरे धीरे और मामलों पे उसने आवाज़ उठाया। जो कांग्रेस पार्टी है उसकी नज़र हिमानी पे पड़ी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप आ जाओ हमारे पास।
उसके बाद 10 साल पहले से हिमानी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेती है। ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे कांग्रेस में उसका ओहदा भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे लोग उसको काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि तेज़ तर्रार थी, इंडिपेंडेंट थी, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान हिमानी की ज़िंदगी में एक और अफसोसनाक घटना घटती है। हिमानी के जो फादर थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब क्या वजह थी, क्या वजह नहीं थी, वो एक अलग विषय है। पहले बड़े भाई की हत्या हुई, उसके बाद फिर पिता ने सुसाइड किया, पूरा परिवार फिर बिखरा। जैसे तैसे करके हिमानी ने पूरे परिवार को संभाला, लेकिन फिर चूँकि जो पिता थे वो बीएसएफ में थे और बीएसएफ में अब उनकी डेथ हुई थी, तो मृतक आश्रिता के तौर पे एक नौकरी मिलनी थी। ये नौकरी हिमानी की माँ खुद लेती है। उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई। इस वजह से अपने बेटे जतिन को लेके दिल्ली आ जाते हैं। इधर हिमानी की कुछ पढ़ाई लिखाई भी थी और इधर कांग्रेस पार्टी में उनकी ठीक ठाक पैठ थी। सबको लगा कि आगे जाएगी लड़की। तो परिवार के बाकी लोग यानी जतिन और माँ दिल्ली में रहने लगी, और हिमानी जो थी वो इसी रोहतक के इसी विजयनगर में। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की तो उसमें हिमानी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा किया। हिमानी नरवाल के साथ काफ़ी तस्वीरें वायरल हुई, लोगों ने खूब भर के प्यार दिया, कद काठी रुतबा सब कुछ बढ़ता रहा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के दौरान पैरेलल एक दुनिया और चल रही थी। हिमानी फेसबुक स्क्रॉल करती थी और अलग अलग लोगों से उसकी फ्रेंड रिक्वेस्टें भेजी जाती थी, सामने से भी आती थी, चूँकि उभरता हुआ एक सितारा थी, एक चेहरा थी, पॉलिटिक्स की दुनिया में एक कदकाठी रख रही थी। इसी दौरान हिमानी की मुलाकात फेसबुक पे सचिन उर्फ डिड्डू से होती है। सचिन और डिड्डू से जब मुलाकात होने के बाद डिड्डू ने अपने बारे में बताया, उधर हिमानी ने अपने बारे में बताया। हिमानी ने अपना पूरा कैरियर बताया। इधर डिड्डू ने बताया कि मैं झज्जर का रहने वाला हूँ, मेरी एक मोबाइल की दुकान है। न जाने कैसे क्या हुआ, दोनों फेसबुक पे दोस्त बन गए। दोस्त बनने के बाद दोस्ती आगे बढ़ी, दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। आलम यह हुआ कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब जब पसंद करने लगे तो फिर मिलने जुलने का भी सिलसिला शुरू हुआ। मिलने जुलने में सबसे अच्छी बात ये थी इन लोगों के पास कि ना ही कहीं बाहर जाना था, ना कहीं रुकना था, ना कहीं होटल लेना था, ना किसी पार्क में जाना था। विजयनगर में बढ़िया इसका घर था हिमानी का, और जब चाहता तब सचिन आ जाता, यहीं मिल लेता। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान सचिन आता है। आने के बाद दोनों घर पे मिलते हैं। मिलने के बाद दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। और अगर सचिन के आरोपों को सही माने तो फिर हिमानी एक वीडियो बना लेती है। अब वीडियो बनाती है, बनाने के बाद सचिन जब लौट के जाता है तो कुछ पैसों की डिमांड करती है। सचिन से पैसों की डिमांड करती है। सचिन भी प्यार में था, उसने कुछ पैसे दे दिए। फिर थोड़ी देर बाद फिर पैसों की डिमांड करती, कुछ दिन बाद फिर जब डिमांड किया तो सचिन को लगा कि अभी तो कुछ दिन पहले दिया था, फिर कहाँ से दूँ। लिहाजा सचिन अब मना करता है, और जैसे ही मना करता है फौरन सामने से जो हिमानी नरवाल थी वो वीडियो भेजती है। कहती है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा। अब ये डर गया, इसने फिर पैसे दिए। अब लगातार हिमानी नरवाल ब्लैकमेल करती रही, इधर लगातार सचिन पैसे देता रहा। और ऐसे ही 27 तारीख की बात है, यानी 27 फरवरी साल 2025, चंद दिन पहले 27 फरवरी साल 2025 को हिमानी नरवाल इसको बुलाती है, सचिन को। 27 तारीख को सचिन तमाम काम छोड़ छाड़ के हिमानी से मिलने विजयनगर उसके घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद दोनों बातचीत करते हैं। 27 तारीख को एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं, प्यार से रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात चढ़ती है, सुबह होना शुरू होती है, सचिन हिमानी फिर ब्लैकमेल, फिर लड़ाई झगड़ा, तमाम चीज़ें फिर वही। इसी दौरान दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। सचिन को भी लग गया यार कि ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, लगातार मुझे ब्लैकमेल करती रहेगी। एक काम करते हैं, इससे परमानेंट छुटकारा ले लेते हैं। सचिन ने उसको पीटा, उसके हाथ को चादर से बांध दिया, चुनरी से। इस दौरान सचिन को भी चोटें आई। आने के बाद हाथ से खून निकलने लगा। सचिन और गुस्से में आ गया, अपने खून को तकिए से रोका। वहीं पास में एक चार्जर पड़ा था, और आजकल चार्जर भी काफ़ी मजबूत आते हैं, टूटते नहीं जल्दी। उसी चार्जर को हिमानी के गले के आसपास लपेटा, और लपेटने के बाद कसना शुरू किया। 30-40 सेकंड ज़्यादा स्ट्रगल करते, फिर धीरे धीरे हाथ पांव सुन्न पड़ते हैं।
उसके बाद फिर नीचे की बॉडी पैरालाइज हो जाती है 1-1.5 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर हिमानी दम तोड़ देती है। अब जैसे हिमानी मरती है तब ये डरता है कि अब क्या करें। इसके बाद हिमानी नरवाल की लाश को वहीं पे छोड़ता है, स्कूटी की चाबी लेता है, लैपटॉप, मोबाइल, ये तमाम चीज़ें लेके निकलता है। भाग के पहुंचता अपने दुकान, वहाँ पे तमाम चीज़ें रोकता है, छोड़ता है, रखता है। फिर वापस आता है, एक सूटकेस निकालता है, सोचता है कि बॉडी को क्या करें। सूटकेस में हिमानी नरवाल की बॉडी को ठूंसता है। ठूंसने के बाद रात में यानी 28 तारीख की रात को निकलता है। निकलने के बाद उसी बस स्टैंड के पास झाड़ियों में उस डेड बॉडी को फेंक देता है, इस उम्मीद में कि ना कोई मैंने आधार कार्ड छोड़ा है, ना कोई पहचान छोड़ी है, शिनाख्त उनाख्त होगी नहीं और फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। उसके बाद ही अपनी दुकान पे आराम से बैठा रहता है। लेकिन इसको शायद पता ही नहीं था कि जिस मोबाइल, जिस लैपटॉप को ये लेके आया है, असल में यहीं से पकड़ा जाएगा। और इसके पास मजबूरी थी, इसने जो लैपटॉप और मोबाइल है, इसको पता था कि वीडियो इसी में है। तो असल जड़ ये थे कि वीडियो कहीं वायरल ना हो, तो इसने डिलीट करने के लिए लैपटॉप और मोबाइल अपने पास रख लिया। अभी तक सचिन ने अपने पूरे बयान में यही कहानी बताई है। और जैसी ये कहानी निकल के सामने आई कि यहाँ पे लव और फिजिकल रिलेशन, ब्लैकमेलिंग, ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व है, कांग्रेस पार्टी भी चुप हो गई, बीजेपी पार्टी भी चुप हो गई, मीडिया वाले भी चुप हो गए। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई राजनीतिकरण का एंगल होता तो मामला बड़ा होता। और जो मैंने शुरू में कहा, अगर सचिन की बातें आप सच मान लें, क्योंकि उसने अपने इकबाल जुर्म में ये तमाम कहानी सुनाई, तो अगर सचिन की बातें सही है तो आप सोचिए कि एक महिला जो राहुल गांधी जैसी शख्सियत, शायद भारत की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कि सबसे बड़े चेहरे के रूप में उनसे उस लड़की के अच्छे खासे रिलेशन थे। भारत जोड़ो यात्रा में वहाँ की एक पब्लिक फिगर बनी हुई थी, लेकिन पीठ पीछे एक लड़के को ब्लैकमेल कर रही थी, उससे पैसे ले रही थी। शायद 2 तारीख को कोई चुनाव था, उसको लेके भी उसने पैसे काफ़ी डिमांड किए थे। और अंत में ऐसी मौत पाई कि तमाम लोगों ने पहले तो शिनाख्त नहीं किया, फिर जैसे तैसे करके एक विधायक ने पहचान किया। उसके बाद फिर ये मामला खुला भी तो ये भी पता चल रहा है कि इसकी किसी लड़के से संबंध थे, घर पे मिलती जुलती थी, तो बदनामी भी हुई समाज में, क्योंकि आज भी ये चीज़ें हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं हैं। फिर ब्लैकमेलिंग का एंगल पता चला तो लोगों ने ये भी कहा यार कि हिमानी नरवाल अगर ब्लैकमेल कर रही तो फिर किस पे भरोसा किया जाए। पार्टियां भी शर्मसार हुई कि हमने इसको कहाँ से कहाँ तक तूल पकड़ाने की कोशिश की। जब पूरा मामला खुला तो ये चीज़ें निकल के सामने आई, मीडिया के कैमरे भी खामोश हुए और अंत में किसी को कुछ नहीं मिला। एक की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, दूसरे की ज़िंदगी चली गई। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।